Good evening, students. Let's start the new chapter of civics. Last chapter of civics, democratic rights. In this chapter, we'll basically read about different rights which have been guaranteed to us by the Indian Constitution since we live in a country named as India. So, what is the importance of these rights? What will happen if we don't have the rights in our lives? What exactly right is? All this will be discussing in this chapter which is named as democratic rights. Life without rights. So we often talk about rights कि Indian Constitution has guaranteed every citizen some basic rights. Right from the birth till death, the rights have been guaranteed to us. Now what exactly will happen if we don't have these rights in our life? इसको समझने के लिए there have been 3 stories given in your NCERT textbook. So we will read the 3 stories and then we will try to understand कि what exactly happens if we are not given the rights from the गवर्नमेंट साइड और फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच पर्टिकुलर कंट्री वी आर लिविंग इन. अगर राइट्स नहीं होंगे तो व्हाट विल बी द अफेक्ट इन अवर लाइफ, हाउ वी विल बी अफेक्टेड इन एब्सेंस ऑफ दीज राइट्स. तो फर्स्ट स्टोरी इज ऑफ ग्वानातनामो बे और प्रिजन है यहाँ पे एक, उसमें एक केस पढ़ेंगे. फिर एथनिक मैस्कर इन कोसोवो प्रोविंस का पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे सऊदी अरेबिया के केस. तो ये 3 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद वी विल कम टू अ कंक्लूजन कि वाई एग्जैक्टली वी नीड राइट्स इन अवर लाइफ्स. तो द फर्स्ट केस इज ऑफ प्रिजन इन ग्वानातामो बे. About 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put in a prison in Guantanamo Bay, an area near Cuba controlled by American Navy. तो यहाँ पे क्यूबा के पास एक प्रिजन है और वो प्रिजन जो है वो ग्वानातामो बे में है. ये एरिया कहाँ पे है? क्यूबा में है और इसको कंट्रोल कौन करता है? अमेरिकन नेवी. ये लोग क्या करते हैं अचानक से, दे जस्ट पिक्ड अप 600 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दे आर all put in a prison. Anna's father Jamil Banna was among them. So he is a character that has been named as Anna's father. His name is Jamil Banna. He was also among those prisoners who were put up in the prison in Guantanamo Bay near Cuba, controlled by the American Navy. The American government said that they were enemies of the US and linked to the attack on New York on 11th of September 2001. अब रीज़न है कि इनको अचानक से क्यों उठा के प्रिजन में डाल दिया गया. तो यूएस जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उनका मानना था कि ये जो लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं जिनको उठा के प्रिजन में रखा गया है, ये एनिमीज़ हैं यूएस के और इनका कुछ ना कुछ लिंकअप है, इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है जो अटैक हुआ था न्यूयॉर्क पे 11 सितंबर 2001 में. इन सम और द अदर वे दीज पीपल आर कनेक्टेड विद दैट अटैक ऑफ न्यूयॉर्क ऑन सितंबर 2001 एंड इन दैट केस रिगार्डिंग द मैटर ऑफ दैट इंसिडेंट दे ऑल हैव बीन पुट इन अ प्रिजन. तो उसमें से एक है अनस के फादर जिनका नाम है जामिलिन बन्ना. ही वॉज ऑल्सो अमंग दोज प्रिजनर्स दैट वर पुट बाय द यूएस American Navy in Guantanamo Bay. In most cases, the government of their countries were not asked or even informed about their imprisonment. Like other prisoners, El Banna's family got to know that he was in that prison only through media. अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया कि योर पीपल आर पुट इन प्रिजन बाय अस. उसके जो एल बन्ना की फैमिली है उसको ये चीज़ तब पता चलती है जब वो मीडिया के थ्रू न्यूज़ या किसी चैनल के थ्रू उनको पता चलता है कि एल बन्ना जो है वो कहाँ पर है, प्रिजन में है. फैमिलीज ऑफ प्रिजनर्स, मीडिया और इवन यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट अलाउड टू मीट देम. अब एक उन पे क्या हो गया, यूएस जो उनको अरेस्ट करके रखा गया है उनको किसी से मिलने की परमिशन नहीं थी. दे वर नॉट अलाउड टू मीट इवन देयर फैमिलीज. दे वर नॉट अलाउड टू मीट द रिपोर्टर्स और मीडिया पीपल एंड दे वर नॉट इवन अलाउड टू मीट UN representatives. All were restricted from meeting all these people. The US Army arrested them, interrogated them and decided whether to keep them there or not. US Army ने उन्हें अरेस्ट किया, उनको इंटरोगेट किया, उनसे बहुत सारे क्वेश्चनिंग्स की, जो जो उनको डाउट्स थे मन में उसको उन्होंने पूछा एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम देयर और नॉट. और वो डिसाइड कर रहे थे कि उनको वहाँ पे उनको रखना है कि नहीं रखना है. देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन द US. एक तरह से एक राइट होता है कि वेन एवर यू आर ब्रॉट टू अ प्रिजन
उसके 24 आवर्स में आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या होना पड़ता है, ट्रायल के लिए पेश होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सारे रूल्स और रेगुलेशंस को क्या कर दिया गया, एकदम बॉयकॉट कर दिया गया है। यहाँ पे वो प्रिजन में है और उनको मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल के लिए भी नहीं लाया गया था। नॉर कुड दीज प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट्स इन देयर ओन कंट्री, अपने कंट्री से भी ये लोग अपने लॉयर्स की हेल्प लेके अपने आप को कोर्ट में अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू मीट एनीवन। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको इनके बेसिक राइट्स मिलते हुए भी उनके बेसिक राइट्स उनको नहीं मिल रहे थे वहाँ पे। Amnesty International, an international human rights organization, collected information on the condition of the prisoners in the Guantanamo Bay and reported that the prisoners were being tortured in ways that violated the US laws. US laws के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए थी, लेकिन प्रिजनर्स को प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, और अगर किसी के भी ह्यूमन राइट्स वायलेट होती हैं तो उसको ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो दिस इंटरनेशनल या दिस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन कि उन प्रिजनर्स के साथ वहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट हो रहा था, और उनके बेसिस के हिसाब से उनको पता चला कि वहाँ के जो प्रिजनर्स थे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड हो रहे थे, क्योंकि यूएस लॉज जो थे वो सारे के सारे क्या हो रहे थे, वायलेट हो रहे थे, बिकॉज दे वर नॉट गिवन एनी sort of freedom, rather they were all confined in the restrictions imposed on them by the US government. They were being denied the treatment that even prisoners of war must get as per international treaties. International treaties के according अगर आप किसी और country के लोगों को अगर अपने यहाँ रखते हो तो आपको कुछ उनको basic चीज़ें provide करनी पड़ेंगी जो कि यहाँ पे provide नहीं की जा रही थी. Many prisoners had tried protesting against these conditions by going on a hunger strike. बहुत सारे prisoners ने जो भी इनके साथ ill treatment हो रहा था उसके against में hunger strike पे जाने का भी decision लिया. Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. Prisoners को तब भी नहीं उन्होंने रिलीज़ किया जब उनको लगा उनको समझ में आ गया था कि दे वर नॉट एट ऑल गिल्टी इन सम और दी अदर वे, उनकी कोई भी कनेक्शन नहीं था। ये जानने के बाद भी उन्होंने प्रिजनर्स को वहाँ से रिलीज़ नहीं किया था। An independent inquiry by the UN supported these findings. Finally एक independent inquiry इन पे की गई थी। UN मतलब यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इन पे इंक्वायरी बैठाई थी और उसके बाद इनके बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगी थी। द UN सेक्रेटरी जनरल सेड द प्रिजन इन ग्वांटामो बे शुड बी क्लोज डाउन। द US गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस प्लीज। UN सेक्रेटरी जनरल ने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि एज पर द लॉज दे शुड नॉट बी अलाउड टू बी इन द प्रिजन। तो आप प्रिजन जो है वो बंद कर दो, ग्वांटामो बे बंद कर दो, यहाँ का प्रिजन किसी काम का नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग सर्टेन लॉज डेट आर टू बी फॉलोड। लेकिन उस समय हालांकि बाद में चीज़ें सही हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे जो यूएस गवर्नमेंट थी उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया गया था, एक दिन मना कर दिया था। तो ये केस है ग्वांटानामो बे का, जहाँ पे अचानक से 600 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर टेकन एंड दे वर पुट इन अ प्रिजन। दे वर वेरी बैडली ट्रीटेड, उनके बेसिक राइट्स उनको दिए नहीं जा रहे थे। एंड इवन आफ्टर getting request from the UN secretary and the international organization, US army या US government was not ready to take any action in favor of those prisoners. तो एक ये स्टोरी है जिसमें पता चलता है कि अगर आपको राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो किस तरह से आपका क्या हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। गिल्टी ना होने के बावजूद भी दे वर नॉट अलाउड टू बी फ्री फ्रॉम दैट प्रिजन, क्योंकि उनको बेसिक राइट्स उनके मिल ही नहीं रहे थे। जिस कंट्री में उनको लाके प्रिजन में डाल दिया गया था वहाँ के लॉज जो थे उनके हिसाब से भी उन पे फंक्शनिंग नहीं हो पा रही थी। तो दिस वाज द फर्स्ट केस। नाउ लेट अस सी द सेकंड केस। सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में क्या क्या राइट्स थे सिटीजन्स के, वो हम यहाँ पे देखेंगे। The case of Guantanamo Bay looks like an exception, for it all involves the government of one country denying rights to citizens of another country. क्योंकि यूएस गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के लोगों को अपने उनके राइट से क्या कर रही थी, बिल्कुल डिनाई कर रही थी, कोई भी राइट्स उनको देने को रेडी नहीं थी। Let us therefore look at the case of Saudi Arabia and the position of citizens with regard to their government. अभी हम लोग देखेंगे कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का क्या है और वहाँ के लोगों के साथ उनका क्या है, मतलब किस तरह से वहाँ के सिटीजन्स की क्या पोजीशन है, वो हम लोग देखेंगे। Consider these facts. Number 1,
The country is ruled by a hereditary king and the people have no role in electing or changing their rulers. सऊदी अरेबिया में जो है हेरिडिटरी रूल चल रहा है, मतलब आज अगर किंग है तो कल उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बेटे का बेटा राजा बनेगा. हम पावर अपनी फैमिली में ही ट्रांसफ़र करेंगे, हम पावर्स दूसरे फैमिलीज़ या दूसरे लोगों को नहीं देंगे. ये होता है हेरिडिटरी में. तो सऊदी अरेबिया में जो रूल है वो हेरिडिटरी चल रहा है और लोगों का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. दे आर नोवेयर in the place of electing the government for them. Second, the king selects the legislature as well as the executive. He appoints the judges and can change any of their decisions. Citizens cannot form political parties or any political organizations. Media cannot report anything that the monarch does not like. क्योंकि हेरिडिटरी है तो मोनार्क होगा यहाँ पे, डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, जो किंग है वो अपनी मर्ज़ी से लेजिस्लेचर सेलेक्ट करेगा, वो अपनी मन से एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करेगा, उसमें भी लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. उसके बाद वो जजेस भी अपने से बनाएगा, जब मन होगा उन जजेस को टर्मिनेट करके नए जजेस भी ले जाएगा और जजेस जो हैं वो उनके हिसाब से डिसीजंस देंगे. जो जुडिशरी होता है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है, एज इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया. वो किसी पे डिपेंड नहीं करती. लेकिन यहाँ पे क्या है, सऊदी अरेबिया में जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, उसको इलेक्ट करने वाले भी किंग खुद हैं. उनमें लोगों का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है. तो यहाँ पे उनके डिसीजंस को वो लोग जब मन चाहे तब उसको इन्फ्लुएंस करके चेंज करा सकते हैं. सिटीजन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म नहीं कर सकते हैं, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं और मीडिया ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं करेगी जो किंग को पसंद नहीं है. मतलब किंग के क्रिटिसिज्म में कुछ भी वो अपने थ्रू कॉलम्स में या अपने चैनल में कुछ भी दिखा नहीं सकती है, बिकॉज मीडिया इज़ ऑल्सो द अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग. तो ये कहाँ की सिचुएशन है, सऊदी अरेबिया की. नेक्स्ट, देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एवरी सिटीजन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम. नॉन-मुस्लिम रेसिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक. जो हमारे डेमोक्रेसी में एक राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके हिसाब से आपको जो मन हो आप रिलीजन अपना फॉलो कर सकते हो, बीट अ क्रिश्चियन, बीट अ मुस्लिम, बीट अ बुद्धिज़्म, जो भी है आप अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो. लेकिन सऊदी अरेबिया में ऐसा कोई भी फ्रीडम नहीं है. वहाँ पे सिर्फ आपको कौन सी रिलीजन फॉलो करनी है, ओनली मुस्लिम रिलीजन हैज़ टू बी फॉलोड. अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप प्राइवेट में अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, लेकिन पब्लिकली you cannot follow your own religion. You are only supposed to follow one religion, that is Muslim. Women are subjected to many public restrictions. The testimony of one man is considered equal to that of two women. This is true not just of Saudi Arabia. जो women की situation है वो और ज़्यादा ख़राब है. जहाँ ये मेल डोमिनेटेड कंट्री है, यहाँ पे जो आदमी बोल देता है वो ही माना जाता है. ठीक है, वुमेन जो भी बोलती है that is all टेक अ बैक सीट, उसका कोई भी कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होता है. देर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर सेवरल ऑफ दीज कंडीशन एग्जिस्ट. ये सिर्फ एक सऊदी अरेबिया अकेला कंट्री नहीं है, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी. तो ये एक केस था सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे हम देखते हैं कि देखो इनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो किस तरह से वुमेन का वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बिकॉज पीपल आर नोवेयर. वो इलेक्शन प्रोसेस में, वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, कहीं पे भी नहीं है. एवरीथिंग इज़ गोइंग एज पर द किंग्स रूल. तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं, पूरी तरह से एक्सप्लॉयट हो रहे हैं. दिस इज़ अ थिंग वी हैव सीन इन सेकेंड स्टोरी. नाउ कम्स टू द थर्ड स्टोरी. एथनिक मैस्कर इन कोसोवो. कोसोवो जो है वो एक यूगोस्लाविया में एक डिवीज़न होने के पहले उसका एक पार्ट था. You might think that this is possible in an absolute monarchy, but not in countries which choose their rulers. Just consider this story from Kosovo. This was a province of Yugoslavia before its split. In this province, the population was overwhelmingly ethnic Albanian, but in the entire country, Serbs were in majority. यहाँ पे दो ethnic communities हैं, एक है अल्बेनियन और एक है सर्ब्स. तो यहाँ पे जो कोसोवो की बात हो रही है, वहाँ पे सारे के सारे जो मेजॉरिटी है अल्बेनिया की है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट बाकी पूरी कंट्री में. बाकी पूरी कंट्री में सर्ब्स मेजॉरिटी में है. अगर कोसोवो की बात करते हैं तो अल्बेनियंस आर इन मेजॉरिटी, सर्ब्स आर इन माइनॉरिटी. लेकिन जब पूरी कंट्री की बात करते हैं तो सर्ब्स आर इन मेजॉरिटी एंड अल्बेनियन आर इन माइनॉरिटी. अ नैरो माइंडेड सर्ब nationalist Milosevic, pronounced Milosevic, had won the election. His government was very hostile to the Kosovo Albanians. He wanted the Serbs to dominate the country.
वहीं पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में एक जो कैंडिडेट जीतता है उसका नाम है मिलोशेविक, और वो एक क्या है, सर्ब नेशनलिस्ट है। और इसका जो नेचर है अल्बेनियंस की तरफ, वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद नहीं करता है। हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियंस, और वो चाहता है कि जो सर्ब्स हैं वही पूरी कंट्री पे क्या करें, डोमिनेट करें, क्योंकि रेस्ट ऑफ द कंट्री में सर्ब्स जो हैं वो किस में है, मेजॉरिटी में है। सिर्फ कोसोवो एक वहाँ पे प्लेस है जहाँ पे अल्बेनियंस जो थे वो किस में थे, मेजॉरिटी में थे। Many Serb leaders thought that ethnic minorities like Armenians should either leave the country or accept the dominance of the Serbs. तो बहुत सारे सर्ब लीडर्स हैं, इनका एक ओपिनियन था कि या तो ये कंट्री छोड़ के चले जाएं, या अगर इनको रहना है तो इनको सर्ब्स के डोमिनेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दे हैव टू बी अंडर द डोमिनेंस ऑफ सर्ब्स। This is what happened to an Albanian family in a town in Kosovo in April 1999. तो एक इंसिडेंट बताया है अप्रैल 1999 में, एक फैमिली थी अल्बेनियन फैमिली, उनके साथ क्या हुआ था। 74-year-old Batisha Hogza was sitting in her kitchen with a 77-year-old husband Izzet staying warm by the stove. तो यहाँ पे एक कपल है, the lady is aged 74 years, her name is Batisha Hoxha, and she is having a husband aged 77-year-old, and his name is Izzet. They were sitting warmly by the stove. They had heard explosions but did not realize that Serbian troops have already entered the town. The next thing she knew, 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, "Where are your children?" उनको ये मालूम था, उनको एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे थे, लेकिन उनको ये एहसास नहीं हुआ था कि जो साइबेरियन ट्रूप है वो उनके टाउन में आ चुकी है। और अचानक से लेडी ने रिकॉल किया उसको, बाद में जब भी उससे पूछा गया तो उसने बोला, मुझे बस इतना याद है कि सामने फ्रंट डोर से 5-6 सर्बियन सोल्जर्स जो उसके घर में आ गए थे, एंड दे वर डिमांडिंग कि वेयर आर योर चिल्ड्रन। They shot Izzet 3 times in the chest, recalled Batisha. With her husband dying before her, the soldiers pulled the wedding ring off her finger and told her to get out. I was not even outside the gate when they burned the house. She was standing on the street in the rain with no house, no husband, no possessions, but the clothes she was wearing. उसी के सामने, उसकी वाइफ के सामने उसके हस्बैंड को 3 times उन्होंने शॉट किया था चेस्ट में, और जैसे उसके हस्बैंड की उसके सामने डेथ हो रही थी, लेडी की फिंगर से वो उसकी वेडिंग रिंग निकाल देते हैं और उसको बोलते हैं कि यू आर सपोज टू मूव आउट ऑफ द हाउस। और वो अभी घर से बाहर भी नहीं निकल पाती कि पूरे घर को वो लोग क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। एंड द लेडी इज़ जस्ट हेल्पलेसली सीइंग द एंटायर सीन। वो वहाँ पे हेल्पलेसली खड़ी है, सब कुछ देख रही है, उसका घर जलते हुए देख रही है। नाउ शी स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट इन द रेन। उसके पास उसका घर नहीं है, उसके पास उसका हस्बैंड नहीं है, उसके पास उसकी खुद की कोई भी चीज़ नहीं है, बस वो जो कपड़े उसने पहने हैं वो उसके खुद के हैं, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स शी हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट। दिस न्यू रिपोर्ट वॉज टिपिकली ऑफ वॉट हैपन टू थाउजेंड ऑफ अल्बेनियंस इन दैट पीरियड। ये तो सिर्फ एक केस है, ऐसे बहुत सारे अल्बेनियन फैमिलीज थे वहाँ पे ये सब इंसिडेंट्स हो रहे थे। डू रिमेंबर दैट दिस मैस्केयर वॉज बीइंग कैरिड आउट बाय द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री, वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ लीडर हु केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे मिलिट्री रूल है, यहाँ पे एक आर्मी रूल है, यहाँ पे लोगों ने इलेक्ट किया था तब एक लीडर हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंसिडेंट्स होते हैं वो सिर्फ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकते हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हो सकते हैं केसेस। तो ये हमारी थर्ड स्टोरी थी, जिससे हमने देखा कि इन एब्सेंस ऑफ द राइट्स व्हाट कैन बी द कंसिक्वेंसेस। तो ये देख के एक स्टोरी लाइन क्लियर हो गई होगी कि अगर राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ सकते हैं। This was one of the worst instances of killings based on ethnic prejudices in recent times. Finally, several other countries intervened to stop this massacre. Milosevic lost power and was tried by the International Court of Justice for crimes against humanity. बहुत टाइम तक ये नहीं चला, बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी बाद में इंटरफेयर करने लगी और इन चीज़ों के अगेंस्ट में उन्होंने अपने वॉइस को रेज़ किया। फाइनली मिलोशेविक जो कि इलेक्शन जीत गया था, उसको पावर से हटा दिया गया और उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ट्रायल के लिए रखा गया, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा क्राइम किया था, डैट टू अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये बहुत ही वर्स्ट इंस्टेंस है जहाँ पे अल्बेनियन फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। नाउ विल टॉक अबाउट राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। Think of all the examples that we have discussed so far.
थिंक ऑफ द विक्टिम्स इन ईच एग्जाम्पल. 3 एग्जाम्पल्स हैं. प्रिजनर्स इन ग्वांतनामो बे, वुमेन इन सऊदी अरेबिया, अल्बेनियंस इन कोसोवो. If you were in their position, what we have wished? If you could, what would you do to ensure that such things do not happen to anyone? अभी ये इन लोगों के साथ हो रहा था. इफ़ वी हैव टू इमेजिन अवर प्लेस इन दोज प्लेसेस, तो हमें ये लगेगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे साथ ये सब चीज़ें ना हो. You would perhaps desire a system where security, dignity and fair play are assured to everyone. किससे भी अगर पूछा जाएगा तो हर कोई यही चाहेगा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे हर एक सिटीज़न को सिक्योरिटी मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी और एक फेयर प्ले मिलेगा. मतलब वहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई वहाँ पे सबको एक सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाएगी. एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए. You might want, for example, that no one should be arrested without proper reason and information. एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप बिना रीज़न के, बिना वारंट के आप किसी को भी जब मन चाहे अरेस्ट करके जेल में नहीं डाल सकते हो. किसी भी नॉर्मल इंसान से भी अगर हम पूछेंगे तो इन सब चीज़ों से बचने का यही तरीका है कि कैसे सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे आपको आपकी बिना परमिशन के, आपको बिना रीज़न बताए आपको अरेस्ट करके प्रिजन में ना डाल सकें. And if someone is arrested, he or she should have a fair chance to defend themselves. You might agree that such assurance cannot apply to everything. और अगर किसी को अरेस्ट किया भी गया है तो उसको मौका मिलना चाहिए कोई अपने आप को क्या कर सके, डिफेंड कर सके. One has to be reasonable in what one expects and demands of everyone else, for one has to grant the same to everyone. लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये सब सिर्फ बोलने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें अप्लाई भी होनी चाहिए. अगर आप अपने सिटीजन्स को राइट्स दे रहे हो तो वो राइट्स सिर्फ देने के लिए नहीं होना चाहिए, उनको आपको अच्छी तरह से क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप भी करना पड़ेगा. But you might insist that the assurance does not remain on paper, that there is someone to enforce these assurances, that those who violate these are punished. लेकिन सारी चीज़ें पेपर पे नहीं होनी चाहिए, आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिखनी भी चाहिए कि जो चीज़ें आपने पेपर में लिखी हैं कि हाँ ये चीज़ें हम अपने सिटीजन्स को देंगे, तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो देखे कि वो चीज़ें आपके सिटीजन्स को मिल रही है कि नहीं मिल रही है. In other words, you might want a system where at least a minimum is guaranteed to everyone. एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे थोड़ा 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 सबको मिले. पावरफुल और वीक, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पावरफुल हो, चाहे वीक हो, चाहे मेजॉरिटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. यही जो स्पिरिट है यही हमें बताती है कि क्या होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए जो कि सबको मिलने चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, एथनिसिटी, जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. राइट जो है वो सबको बराबर से मिलने चाहिए बिकॉज दे ऑल आर इंडियन सिटीजन्स. तो चाहे उसमें कोई रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे पावरफुल हो, चाहे वीक हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, सबको वो राइट्स क्या होंगे, दिए जाएंगे. तो ऐसे ये जो स्पिरिट है ये आपको यही राइट्स के पीछे सोचा गया है कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे सबको बराबर से सारी चीज़ें दी जाएंगी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि राइट्स होता क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है और आगे के सारे चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे.